हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बात हो जाती है, हम डिस्कस करते हैं कि भाई नॉर्मलिटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाए और इसे फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन किया जाए तो डेफिनेशन बनेगी द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution ठीक, इसे अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बना लिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम है पर लीटर में। ठीक, अगर हमें यहाँ पर ml में वॉल्यूम गिवन होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में गिवन हो तो। ठीक, अब इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट क्या बनेगी बेटा? यूनिट बन जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, यहाँ पर इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक, अब हम N इक्विवेलेंट के बारे में समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स क्या होता है, ठीक, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस बारे में समझते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है, इसे अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट में n फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी n फैक्टर क्या होता है। ठीक, तो n फैक्टर को समझते हैं अपन जरा किस तरीके से इसे डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो आपको पता है HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड, अपन ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि H में 1 प्लस चार्ज होता है, Cl में -1 चार्ज है ना, इसमें 1 चार्ज होता है, तो ये n फैक्टर 1 हो गया। अब जैसे H2SO4 है तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि सल्फेट में -2 का चार्ज होता है और यहाँ पर 2H प्लस आयन है। ठीक, थर्ड यहाँ पर बात हो जाती है कि NaOH का n फैक्टर क्या होगा, तो NaOH का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक OH माइनस आयन है इसमें। ठीक, इस तरीके से अपन आयंस के जो चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग भी n फैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ चीज़ें और हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे कि H3PO4 है, तो H3PO4 का n फैक्टर कितना होगा? इसका n फैक्टर होगा 3। ठीक, अब अगर H3PO3 का देखा जाए तो इसका n फैक्टर कितना होगा? तो इसके n फैक्टर को समझने के लिए हमें क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक P डबल बॉन्ड O हो जाता है, एक OH यहाँ पर जाएगा, एक OH यहाँ पर जाएगा, एक H बचा है तो वो यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी कि इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें कुछ ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर कितना होगा? इसका 2 होगा, क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे बात समझ में बेटा n फैक्टर हमें कैसे डिसाइड करना है। चलिए अब हम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉलिड। जैसे कि अपन से बोला जाता है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मास फाइंड आउट करेंगे। अपन को पता है 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, एन फैक्टर होता है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 49 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हमसे कोई बोलता है कि भाई CaOH होल ट्वाइस का बताइए कि कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम का मास 40 होता है, ठीक है, O का मास 16 होता है, H का मास 1 होता है, इंटू 2 कर देंगे, तो इस तरीके से 40 प्लस 34 हो जाएगा। ठीक, तो 74 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 इक्विवेलेंट वेट निकल आया। ठीक, सेम ऐसे ही अपन यहाँ पर HNO3 का निकाल लें, तो HNO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, H का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 14 हो गया, 3 ऑक्सीजन है और हर एक का मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक, तो ये 15 प्लस 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 36.5 इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। एक और कर लेते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 कार्बन है और हर एक का मास 12 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर एक का मास 16 होता है, प्लस 2 हाइड्रोजन है और हर एक का मास होता है 1। ठीक, ये हो गया 24 प्लस हो गया 64 प्लस ये हो गया 2, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 90 ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय आप एन फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 49, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा है। इस तरीके से अपन ने क्या किया, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया। ठीक है बेटा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं उन्हें और अपन समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, जैसे कि अगर 1 नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1 नॉर्मल। ठीक, 1n करके लिखा हुआ है तो 1 नॉर्मल। ny2 अगर लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल इसका मतलब होगा। और ny10 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा डेसी नॉर्मल। क्या होगा, डेसी नॉर्मल बोलेंगे इसे। और अगर ny100 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल होगा। ठीक, और ny अगर 1000 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, मिली नॉर्मल। ये टर्मिनोलॉजी न्यूमेरिकल्स में जनरली यूज होती है, तो हमें समझना होगा कि अगर मिली नॉर्मल लिखा है इसका मतलब क्या होगा। ठीक है बेटा, ओके। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम था। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू पुट किया तो क्या बनेगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन v इन लीटर। ठीक, और अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझिए। अब देखिए यहाँ पर वी नो दैट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यहाँ पर होगा मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर होगा।
इसकी वैल्यू पुट किया जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन N, अब N यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक, अब देखिए ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये मोलैरिटी को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी। ये रिलेशन बन गया नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब अपन कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है, एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, इसको डाइल्यूट किया जाता है। ठीक, वॉल्यूम V2 हो जाता है और नॉर्मेलिटी N2 हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसका N1 मोल और इसका N2 मोल दोनों क्या होंगे, N1 इक्वल टू N2 होगा। तो रिलेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। ठीक, सेकेंड, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। दोनों को मिक्स किया जाता है और सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसकी नॉर्मेलिटी N3 और V3 है। तो इनमें रिलेशन बनेगा N3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात समझिए बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको अच्छे से थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करिए। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। आगे बात समझिए बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इनसे रिलेटेड जो DPP न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे।